पोएट्री ऑफ अर्थ, जॉन कीट्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छा से। नेक्स्ट कवि के बारे में, जॉन कीट्स 1795-1821 was a noted poet of the English romantic movement। रोमांटिक मूवमेंट के एक उल्लेखनीय विशेष कवि थे। He belonged to the second generations of romantic poets who came after। यहाँ पर आपका परीक्षा में इससे नहीं आता है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड वर्ड्सवर्थ नहीं, बायोग्राफी नहीं आता है। He is known for his vivid imaginary, which are noted for their sensuous appeal। Some of his famous works are Ode to a Nightingale, Hyperion, and the Isabella। The argument put forward by Keats in this poem is that। अब यहाँ पर थोड़ा कविता से संबंधित है, ध्यान दीजिए सेकेंड वाला में। The argument put forward by Keats in this poem is that। इस कविता में जो तर्क दिए हैं, एक तर्क दिए हैं जो किड्स वो क्या है, नेचुरल म्यूजिक ऑफ द अर्थ नेवर सीजेस। उन्होंने एक तर्क के माध्यम से बताया है कि प्रकृति का संगीत, नेचुरल म्यूजिक का कभी खात्मा नहीं होता है, नेवर सीजेस, कभी खत्म नहीं होता। किसका संगीत? नेचर का, प्रकृति, जो प्रकृति गाना गाता है, पेड़ पौधा वगैरह, पहाड़ पर्वत, यहाँ जो संगीत है वो कभी खत्म नहीं होता है। और क्या तर्क दिए हैं, कैसे दिए हैं, आगे देखना है। नेवर सीजेस टू प्ले थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स। बोले साइकिल ऑफ सीजन मतलब ऋतु का चक्र, जैसे कि गर्मी के बाद क्या आता है, बरसात, बरसात के बाद जाड़ा, जाड़ा के बाद फिर गर्मी। ये जो चक्र है ये पूरा 12 महीना चलता रहता है। किसका संगीत? नेचर का म्यूजिक, नेचुरल म्यूजिक चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। द पोएम इज ए सोनेट। और इस जो कविता है, वो जो कविता लिखा गया है ना, अलग अलग प्रकार होते हैं। समझ, छंद है, छंद होता है ना, छंद होता है वगैरह। यहाँ पर सोनेट एक तरह का कविता का रूप है जो 14 लाइन का होता है। कितने लाइन का कविता होता है? 14 लाइन का। जैसे हम 2 लाइन की कविता को हम लोग दोहा बोलते हैं, कबीरदास जी का। यहाँ पर 14 लाइन की कविता को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। द पोएम इज अ सोनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर या हिंदी में कहें तो टिड्डा। अभी एक टिड्डा का समाचार आया था, पूरा खेत का खेत खा लाना, हाँ वही टिड्डा। इज इम्बॉडीड इन द ऑक्टेव। तो ऑक्टेव 8 लाइन, ऑक्टेव मतलब 8 लाइन, 8 लाइन में इम्बॉडीड किया गया है, बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? ग्रासहॉपर के बारे में। तो ग्रासहॉपर के क्या? ग्रासहॉपर के संगीत, सॉन्ग ऑफ द ग्रासहॉपर। तो पहले 8 लाइन में, 14 लाइन में से 14 लाइन का कविता है, उसका पहला 8 लाइन किसका संगीत के बारे में बताया गया है? ग्रासहॉपर के। एंड दैट ऑफ द क्रिकेट इज पोर्ट्रेट इन द सेस्टेट। अब सेस्टेट में ये हो गया, बच्चा कितना लाइन? 8 हो गया तो कितना बचा? 6 लाइन हो गया, सेस्टेट बोला गया। तो बाकी 6 लाइन में किसके बारे में है? झिंगुर के बारे में। अंधेरे में झन झन आवाज़ आता है, वो क्रिकेट का हो गया। तो झिंगुर और ये हो गया आपका टिड्डा, दोनों के बारे में 14 लाइन का कविता। इस दोनों के माध्यम से कभी ये तर्क दे रहे हैं कि धरती का कविता कभी खत्म नहीं होता है। धरती का कविता कहें या संगीत कहें, म्यूजिक कहें, कभी खत्म नहीं होता है। प्रकृति 12 महीना सारे सीजन में गीत गाती रहती है, गीत गाती रहती है, चलता रहता है इसका गीत। और कैसे क्या तर्क दिया आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कविता में। चलिए देखते हैं। पर एक चीज़ यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि धरती कविता कभी खत्म नहीं होता, धरती कविता कभी या धरती का गीत कभी खत्म नहीं होता। आप देखिए प्रश्न 2015 या 16-17 में आया होगा, 17 में 15 में ऐसा आया होगा, फिर देख लीजिएगा। अभी देखें हम लोग, तो खत्म नहीं होता कैसे? तो बताना पड़ेगा कि इसी तरह की प्ले थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स, मतलब कि हमेशा चलता रहता है। प्ले थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन मतलब ऋतु चक्र के माध्यम से चलता रहता है। पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। पर पूरा महीना मतलब पूरा साल
ये चलता रहता है। क्या चलता रहता है? म्यूजिक ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ेगा। द नेचुरल म्यूजिक बोलेंगे ऑफ द अर्थ। अब चाहे तो अंडरलाइन कर देते हैं, द नेचुरल म्यूजिक ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये चलता रहता है। कब चलता है तो बोलेंगे थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन्स, थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन में सारा साल चलता रहता है। हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये तर्क, आर्गूमेंट, कैसे तर्क द्वारा ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई सारा साल ये चलता है कैसे। कविता देखेंगे, देखते हैं कविता का पहला लाइन, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेट। सिंपल है। अब हिंदी समझना चाहे, इसका अनुवाद करना चाहे तो ईज में आ जाइए। पहले ईज देख ले रहे हैं। ईज के बाएं तरफ और दाएं तरफ, ईज के बाएं तरफ में आएंगे आप तो पाएंगे अर्थ है। क्या है? अर्थ। अर्थ के बाद ऑफ है। याद रखिए, प्रीपोजिशन पे ध्यान देंगे हम लोग। प्रीपोजिशन ऑफ होता है प्रीपोजिशन। और इसके दाहिने तरफ नेवर डेट, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। नेवर डेट एक साथ हो जाए। इधर आते हैं, प्रीपोजिशन है द पोएट्री ऑफ अर्थ। अब देखिए, द पोएट्री ऑफ अर्थ, तो जैसे हिंदी अनुवाद करते हैं ना, तो इधर से शुरुआत करते हैं बाएं तरफ से। तो धरती, अर्थ में धरती, पृथ्वी, ऑफ माने का, द पोएट्री माने कविता। यहाँ संगीत हो जाएगा। ठीक है, म्यूजिक हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा म्यूजिक, या म्यूजिक के लिए पोएट्री बोले हैं। ठीक है, खैर हाँ, अभी जो है वही बोले हिंदी में। तो क्या बोलेंगे? धरती की कविता। समझे हिंदी कैसे बोल रहे हैं हम लोग? वर्ब के क्रिया के बाएं तरफ से आप बोलना चालू करेंगे। धरती की कविता। मैं आपको बता दे रहा हूँ हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है। अब है के बाद इधर आइए, लास्ट में आते हैं आप, लास्ट से बढ़ते हैं। तो डेट, नेवर, धरती कविता, नहीं मरता कभी। हो गया, मतलब कभी नहीं मरता है। ऐसे पकड़ गए, अपने बात बोलिए। धरती कविता कभी नहीं। तो द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। याद रखिएगा, ये लगभग 100 शब्दों का कविता है। कितने शब्दों का है? लगभग 100 शब्दों। 10-15 ज़्यादा होगा या कम होगा। और ये क्वेश्चन कितना नंबर का आता है? 100 नंबर का। हर बड़ा क्वेश्चन 100 नंबर का आता है। 6 मार्क्स का मिलकर, हाँ सॉरी, हाँ 100 वर्ड्स का आता है, 6 मार्क्स का। हाँ, तो 100 शब्दों का लिखना होता है। कितने शब्दों का? कितना नंबर का? 6 मार्क का। और कविता कितने शब्दों का है? 100 मान लेते हैं, 100 शब्दों का। कविता खुद 100 शब्दों का है। अगर एक कविता याद कर लेते हैं तो क्या होता है? कोई भी प्रश्न आएगा लिख सकते हैं। मान लीजिए हम याद करे जा रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप जा रहे हो 21 में परीक्षा देने, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 जो 5 साल का पेपर है, इसमें कोई ना कोई साल याद करेंगे। कम से कम 4-5 साल का, 3 साल का तो याद करेंगे, या 4 साल का। अब 4 साल का याद करते को कितना हो गया? 400 हुआ कि नहीं? 400 याद करने का चक्कर में ना पड़कर अगर आप एक कविता याद कर लेते हैं, क्यों गारंटी नहीं है 400 याद करो, क्या गारंटी है उसी में से आएगा। पर ये 100 शब्दों का कविता याद कर लेते हैं आप और लिखना सीख लेते हैं थोड़ा सा, तो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि नहीं? अब यही भी लिख सकते हो, प्लस MCQ लिख सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हो। आपको पूरा कविता याद है, सर कोना कोना से देंगे तो भी आप लिख लीजिएगा। इसे कविता याद करना समझदारी है ना, तो याद कर लीजिएगा। तो उसी नज़रिया से भी बोल रहा हूँ, समझने के बाद याद कर लीजिएगा और अच्छा है। इसमें 8 लाइन और 6 लाइन का बात है। 8 लाइन में देखते हैं अभी किसके बारे में चल रहा होगा। बोले हैं ग्रासहोपर के बारे में, देखते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। पर पहला लाइन निकल गया। वो पहला लाइन क्या बोले हैं? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, धरती कविता का कभी नहीं अंत होता है। अब तर्क दे रहे हैं कैसे, ये सारा आर्गूमेंट है, तर्क है, ठीक है। अगला तर्क क्या दे रहे हैं देखिए, उनका तर्क ठीक है कि नहीं है, कुछ समझने वाला भी बात है। When, जब, ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, आर फेंट, थक जाते हैं, बेहोश सा हो जाते हैं, क्लांत हो जाते हैं। फेंट माने थक जाना। क्यों थक जाते हैं आगे बता रहे हैं। विद द हॉट सन, विद द
हॉट सन, तेज गर्मी के कारण, धूप का गर्मी। तो अब ये कह समझिए धूप का गर्मी एक दिन का गर्मी का बात नहीं है, ये हुआ सीजन का बात। और कौन सा सीजन में गर्मी होता है? हाँ, गर्मी का समय में, समर में बहुत गर्मी होता है ना, तो उस समय की बात कर रहे हैं ये। तो बोल रहे हैं क्या, अब कविता में क्या होता है ना, पूरा का पूरा लेखक नहीं बताता है, आपको समझना पड़ता है भाव से। कविता भाव के लिए होता है। तो हॉट सन बता रहा है कि गर्मी का दिन से पता चल रहा है कि ये समर का ग्रीष्म ऋतु है। अब ऋतु की बात हुआ ना, साइकिल ऑफ सीजन। तो ग्रीष्म ऋतु में अब फेंट यहाँ क्या हो गया, थक जाना, थक जाते हैं कौन? सारे पक्षियाँ, एक दो नहीं, ऑल द बर्ड्स। अब ये थक जाने से क्या हुआ, हम जानते हैं कोयल का गीत कब कब सुनाई देता है? बसंत ऋतु में। जब बोलता दर्दा बसंत चालू हो गया, कितनी खुशी का माहौल। तो जो कोयल का गीत, चिड़िया, तोता, मैना वगैरह का सबका गीत हमने सुने। तो पक्षी गायक है ना, ये तो नेचर का वर्ड है, नेचुरल म्यूजिशियन बोल सकते हैं, ये गायक है, सिंगर है। तो समर सिंगर इसको बोल सकते हैं हम। गर्मी में गा रहा है, खैर गर्मी में नहीं गा रहा, गर्मी में तो थक जा रहा है, तो बसंत काल में बोल सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में, जहाँ पर ठंडा शेष हो रहा है और गर्मी शुरू होने वाला है, इन दोनों के बीच में है। तो कौन गा रहा है? बर्ड सिंगर है। तो व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फिट, बाकी ये गाते गाते जब थक जाते हैं, कब थक जाते हैं? गर्मी के दिनों में। तो क्या करते हैं? ऐसे तो सुबह शाम चे करता रहता है बच्ची, और हम बसंत काल में स्पेशली खास तौर पर उल्लू इसका बोले कोयल का आवाज़ सुनते हैं। अब कोयल है कि कोयली पता नहीं पर है। When all the birds are faint with the hot sun, इसका भाव ये हुआ कि जो भी अर्थ अगर समझे हम तो उसी तरह आएंगे। आप आर पकड़ लीजिए, आर बीचों बीच हो गया, इसका बाएं तरफ बोलेंगे, प्रीपोजिशन कोई है नहीं, बाएं तरफ देखो, आर के बाएं तरफ व्हेन ऑल द बर्ड्स, कोई प्रीपोजिशन है? प्रीपोजिशन ऑन, इन, ऑफ, ये सब नहीं है। दाएं तरफ देखिए एगो है, हाँ बीथ है, क्या है? चलिए जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन वहाँ रुकते हैं, फिर बाएं तरफ आइए, सबको एक साथ ले लेंगे कि प्रीपोजिशन नहीं है, एक साथ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्हेन ऑल द बर्ड्स, जब सारी पक्षियाँ, सब जब सारे चिड़िया, हो गया। अब इधर आते हैं बाएं तरफ, लास्ट से आएंगे विद द सन, विद द हॉट सन, विद द हॉट सन को एक साथ बोलेंगे तो क्या हुआ? हॉट सन, विद छोड़कर द हॉट सन पहले बोलेंगे। द हॉट सन क्या होगा? अब यहाँ पर गर्मी ऋतु बोलिए या फिर धूप का, तेज धूप बोल देते हैं, सन तो यहाँ धूप हो गया ना, तो तेज धूप विद माने के साथ, अब होता है फेंट, थक जाते हैं। यानी हुआ कि जब सारे पक्षियाँ धूप में या गर्मी से थक जाते हैं, बेहोश सा हो जाते हैं, तो क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? हालांकि हिंदी तो लिखना नहीं है आपको, परीक्षा इंग्लिश का होगा और इसी को लिखना है, इसमें एक्सप्लेन वगैरह करने की भी कोई बात नहीं है, इसको ही लिख देना है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, ये जो लाइनिंग है पूरा सही से दिया हुआ है। कविता में अक्सर में इधर उधर हो जाता है, इधर उधर नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट है, जहाँ वर्ब होना चाहिए वहाँ वर्ब है। हो गया? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है। देखो व्हेन ऑल द बर्ड्स, ऑल द वर्ड सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आए, आर फेंट। हो गया? ये सही जगह पर है, तो इसको उसी तरह याद करना है। ऊपर वाला भी उसी तरह आप याद करेंगे, उसी तरह लिखेंगे, नीचे वाला भी उसी तरह याद करेंगे, उसी तरह लिखेंगे। अगला एंड हाइड, हाइड छुप जाना, और छुप जाते हैं। कब छुप जाते हैं? जब थक जाते हैं। फेंट, फेंट होने के बाद हाइड करते हैं, छुप जाते हैं। अब कहाँ छुप जाते हैं? इन कूलिंग ट्रीज। अब ये कूलिंग में ठंडा, ट्रीज में छाया, पेड़, इसका अर्थ हो गया छाँव में। जैसे वहाँ पर हॉट सन का अर्थ हो रहा है गर्मी का, समर सीजन, ठीक उस तरह कूलिंग ट्रीज का अर्थ क्या हो गया? ठंडी छाँव में।
कभी का भाव है, ठीक है। कूलिंग ट्रीज में ठंडे छाँव में क्या करते हैं, सारे पक्षियाँ छिप जाते हैं। क्यों छिप जाते हैं? क्यों थक गए हैं गर्मी से, गर्मी से बचने के लिए, आराम के लिए, हवा के लिए, ठीक है। अगर वो छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं, गाना बंद कर देते हैं, तो धरती का कविता तो वहीं शेष हो गया ना, म्यूजिक तो शेष हो गया। पर लेखक का बोलना है कि अब चालू हो रहा है, उसके बाद भी चालू हो रहा है। देखिए बोले वॉइस विल रन, उसी लाइन में लिख दिया कि चिंता नहीं करना, अब वॉइस विल रन, अब ये वॉइस शुरू हो जाएगा, आवाज़ शुरू हो जाएगा, विल रन दौड़ पड़ेगा, दौड़ेगा। फिर एक आवाज़ दौड़ेगा, ये आवाज़ मतलब म्यूजिक, पोएट्री ऑफ अर्थ, म्यूजिक ऑफ अर्थ, ठीक है। अब ये आवाज़ किसका है ये देखना है। तो पहला देखिए बसंत ऋतु में कौन गा रही है, पक्षियाँ, इनका म्यूजिक शेष हो रहा है, ये सिंगर शेष सिंगर है। अब दूसरा सिंगर आ रहा है, ये सब नेचर का सिंगर है, ठीक है। अब वॉइस विल रन दौड़ेगा, किसका आवाज़ दौड़ेगा, आगे आते हैं। तो यहाँ 3 लाइन हो गया है, 8 लाइन में से 3 लाइन, 5 लाइन में और करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देख रहे हैं आप, ये वॉइस विल रन, एक आवाज़ दौड़ेगा, कहाँ से दौड़ेगा, फ्रॉम हैज टू हैज। आप देखिएगा कि बाग बगीचा होता है, एक एक जगह पर घास होता है ऊंचा ऊंचा ऐसे करके, या बेड़ा लगाया रहता है, तो जो है ना उसको हैज टू हैज बोलेंगे। हैज से दूसरा हैज में, हैज टू हैज, ठीक है। फ्रॉम हैज टू, जैसे हम स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल, तो फ्रॉम होम टू स्कूल, तो इसी तरह फ्रॉम हैज टू हैज मतलब एक हैज से दूसरा हैज। कहाँ पर, अबाउट द न्यू माउन मीट। अब घास का मैदान देखें हम लोग, घास का मैदान को हम लोग बोलते हैं न्यू माउन मीट, ठीक है। तो घास के मैदान, अबाउट बने उसके आसपास, तो घास के मैदानों के आसपास जो होता है, यहाँ पे अबाउट बने के बारे में होता है, ठीक है। पर यहाँ पर के बारे में नहीं होगा। जैसे कि हम टाइम का बताते हैं, जैसे बोलते हैं ना लगभग 9 बजे वो आया, तो लगभग 9 बजे का बोलेंगे अबाउट 9, हो गया, ही कैम। 9 बजे को लगभग बोलेंगे जब अबाउट बोलेंगे। यहाँ पर लगभग में आ गया है, ठीक है। अबाउट 5 रुपीज़ मैंने लगभग 5 रुपया। अबाउट माने के बारे में भी होता है, अबाउट माने लगभग भी होता है, या लगभग का मतलब है। तो आपको अबाउट का मतलब दोनों होता है, पर कैसे समझेंगे कहाँ लगभग कहाँ के बारे में, वो लाइनिंग पर तो हमको अंदाज पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर न्यू माउन के बारे में तो नहीं होगा। तो घास के मैदान में एक हैज से दूसरा हैज से क्या आता है, आवाज़ आता है। अब वॉइस विल रन, दौड़ेगा, आवाज़। यहाँ पर देखो, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज अबाउट द न्यू माउन मीट, हो गया। किसका आवाज़ दौड़ेगा नहीं बताया है, अब अगला दिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ये जानना भी है। दैट्स द ग्रास होपर, बोल दिए वही ग्रास होपर है, इसी का बात कर रहे हैं। टिड्डा का आवाज़ है, किसका आवाज़ है, तो बोलेंगे राम का भाई, राम का स्टॉपेज लगाते हैं, राम्स ब्रदर, स्टॉपेज लगा बोलते हैं। जैसे मेरा भाई तो माई ब्रदर बोलेंगे स्टॉपेज, लेकिन राम का भाई तो राम्स स्टॉपियस, श्याम का भाई श्याम्स ब्रदर। तो टिड्डा का आवाज़ ग्रास ऊपर में स्टॉपियस लगा कर लगेंगे ना, एस, देखिए स्टॉपी लगा हुआ है, इसमें एस लगा देंगे। और देखो ग्रास ऊपर का जी बड़ा है, ये हीरो है, ठीक है, यहाँ जी बड़ा कर लिखा गया है, तो मेन इसको एक्टर के रूप में लिखा गया है, ठीक है, पर्सनलाइज किया गया है। तो द ग्रास होपर, वहाँ वॉइस के सामने क्या हो जाएगा, ग्रास होपर का आवाज़। क्या समझेंगे हम, तो बोलेंगे द ग्रास होपर्स वॉइस, क्या बोलेंगे, अब पूरा पढ़ेंगे आप समझ में आए। देखो, द ग्रास होपर वॉइस विल रन, अब वॉइस के जाए हटा के क्या बोलेंगे, अ ग्रास होपर वॉइस, और की जगह बोलेंगे अ ग्रास होपर वॉइस या द ग्रास होपर वॉइस चलेगा। तो पहला बार में जब कोई आता है ना, तो द नहीं बोलते हैं। जब कोई पहला बार कविता में आएगा तो ए बोलते हैं, बाद में आएगा तो द बोलेंगे।
तो ये तो यहाँ पहले बता दिया गया है, तो हम यहाँ पहला ये इस पर ही बोलेंगे ए ग्रास होपर, पर यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, कभी ने का प्रयोग नहीं किया है। ए का मतलब होता है कोई, श्योर नहीं है वही, पर यहाँ पर द मेन हीरो द ग्रास होपर वही है, एक द का ही प्रयोग करेंगे, निश्चित है, संगीत है। शुरू में लिखिए, लास्ट में जब आप बड़ा क्वेश्चन लिखते जाइएगा तो आप ग्रास होपर के लिए द का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक को हटा कर लिखेंगे द ग्रास होपर्स बॉयज, क्या लिखेंगे, ग्रास होपर लिखा हुआ, स्टॉपी एस खड़ी एस लगा देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, ग्रास होपर की आवाज़ विल रन, दौड़ेगा, आएगा कहाँ से, फ्रॉम हेज टू वेज, ठीक है, इसके आसपास, अबाउट द न्यू माउंट, घर महल के नहीं, घासों के आसपास, ठीक है, मैदानों के आसपास से किसका आवाज आएगा, ये समझ में आ गया। अब अगला लाइन बोले, ही टेक्स द लीड, वह टेक्स करता है, वो ले लेता है, क्या लेता है, लीड, लीडर का सुने वर्ड, लीडर, वो लीडर है, नेता, मैंने अगुआ, सामने आने वाला, नेतृत्व करने वाला, तो लीडर, ई आर लगाने से ना कर्ता बन जाता है। पढ़ाने वाले को बोलते हैं टीच, पढ़ाना, टीच, ई आर लगाओ, टीचर, पढ़ाने वाला, पढ़ना, रीड, ई आर लगाओ, रीडर, पाठक, पढ़ने वाला, खेलता है तो खेलना क्या था, प्ले, ये लगाइए, प्लेयर, खेलने वाला, समझो, ई आर, वर्क, काम करना, ये लगाओ, वर्कर, श्रमिक, आ गया, ई आर लगा था। तो यहाँ पर यार नहीं है, तो लीड है, नेतृत्व करना, ही टेक्स द लीड, वो नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व करता है। आप समझ रहे हो किसका नेतृत्व कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, जो चिड़ियों ने छोड़ दिया था, जिस म्यूजिक को, धरती पार्टी ऑफ अर्थ को, उसको अब ये आगे ढो रहा है, थक गए, रुक गए, छिप गए, अब वो गई तो वहाँ से ये आगे बढ़ा रहा है। जैसे कोई खेला खेलते ना, वो दौड़ने वाला, कोई बच्चा वच्चा खेलता है, उसका हाथ में दे दिया, फिर वहाँ से लेकर वो भागा, फिर उसी तरह तो लेकर अब ये आगे चल रहा है। तो कितना वाक्य हो गया टोटल, 5 हो गया और 3 भरना है, ठीक है। ये टेक्स द लीड, समझ में आ गया, वो नेतृत्व करता है। आगे बढ़ते हैं, टिड्डा, टिड्डा तो आप देखे हैं चित्र में, इन समर लक्सरी, ये लक्सरी गाड़ी, लक्सरी बस, सुने ना, विलासिता, मतलब विलासिता और आराम में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं बताऊँ। जैसे कि आपके पास गद्दा है, आप अपना छोड़ दो, कोई एक व्यक्ति है जो हम धनी बोलेंगे क्या, इसके पास सारी सुविधा है, उसके बाद आराम से बंगला है, सोने के लिए एकदम गद्दी है, चैन से, चैन नहीं बोल सकते, सोने के लिए गद्दी है, पर उसका कुछ मान लीजिए घाटा में चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत करोड़पति है, बंगला उंगला सब है, पर बैंक का बहुत बैलेंस है, समझा, कर्जा में चल रहा है, पर आराम से सब कुछ सुविधा है। तो ऐसा आदमी जब बिस्तर पर सोएगा तो चैन से तो नहीं सोएगा, भले खाएगा पिएगा, सारा सुविधा है, पर उस सब सुविधा में उसका चैन नहीं रहेगा, क्योंकि कैसे इतना सारा बोझ है, आराम से झपकी भी नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो विलासिता तो है उसके पास, पर आराम नहीं है। ये लक्सरी मतलब विलासिता, भोग, सारा सुविधा होना। तो बोले इन पर कुछ हम लोग को मिल जाएगा तो आराम से सोएंगे, जाके बोले बड़ा अच्छा दोस्त है, टेंशन तो कुछ है नहीं। तो समर लक्सरी, और ऐसा भी है कि जो जितना बड़ा टेंशन लेता है वो उतना महान होता है, जो जितना महान होता है उतना बड़ा टेंशन होता है। अब हमारे पास समस्या घर को लेकर है, या आप पर्सनल तो आपको पढ़ाई के लेकर है, पिताजी का घर चलाने का टेंशन, प्रधानमंत्री का पूरा देश चलाने का टेंशन, टेंशन बड़ा है ना। अगर बड़ा काम करना तो बड़ा टेंशन, देखना आपका दोस्त हो या फिर कोई अपने बड़ों के रूप में, देखना चाचा भतीजा इसके रूप में, जिनका 10-15 को बहन है, नहीं होता है ज़्यादा बच्चे, 4-5 को बहन है, और किसी का बहन नहीं है, जिसका बहन है ना वो अमीर हो जाता है, कोई लायक बन जाता है, कमाने वाला बन जाता है। एक बहन का शादी कराना है, वो भी दहेज वगैरह लेना देना वाला बात है, तो कराना है ना, खर्चा तो ना, दहेज ना भी दे, फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा, खाना पीने का, तो कितना खर्चा है। अरे भाई नहीं कमाएगा, पापा नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए बोला जाता है
लड़की लक्ष्मी होती है, खैर उसके आने से कमाना चालू हो जाता है। खैर, तो समर लक्सरी समझ में आया। समर लक्सरी, तो गर्मी की विलासिता में, ये विलासिता शब्द प्रयोग किए। अब इस अर्थ में विलासिता, तो मैं असली अर्थ बताया विलासिता का, पर इस यहाँ का क्या अर्थ है? यहाँ का मतलब हुआ अर्थ कि अब गर्मी का थोड़ा सोचो, काम करने का जी नहीं करता है, एकदम गर्मी है, उमस है। जो जहाँ पड़ा है वहीं आम के खेत के नीचे कोई बैठा है, आम के खेत नहीं, आम के बगीचा के नीचे पड़ा है खटिया पर, कोई आराम है पंखा के नीचे, कोई एयर कंडीशन खोज रहा है। कभी कभी देखता जब मॉल में जाकर घुस जाते हैं ठंडा में, वहीं कुछ लेना नहीं, चक्कर मारते रहते हैं ठंडा के कारण। तो जहाँ जो छटपटा कर, कोई नदी में तैरता रहता है खूब। द समर लक्सरी, तो गर्मी के लक्सरी, यहाँ लक्सरी मतलब विलासिता, काम करने का जी ना करना, ठीक है, इस अर्थ में आ गया। तो समर लक्सरी में जब कोई काम करने की इच्छा नहीं होता है, ही हैज़ नेवर डन, उसका कभी नहीं खत्म होता है। ही हैज़ नेवर डन, क्या खत्म नहीं होता है भाई? विथ हिज डिलाइट्स, खुशी का, यहाँ खुशी से उसका अंदर नहीं होता है। इसका भाव ये हुआ कि जो उसका अंदर खुशी है ना, उसका कभी खात्मा ही नहीं होता है, खूब खुश रहता है। कौन? ग्रास होपर बोलेंगे, ग्रास होपर। अब तो समझ ही रहे हैं, तो ग्रास होपर। फॉर वेन, यहाँ पर फार का मतलब के लिए होता है, पर यहाँ कारण हो गया। फार का मतलब कारण हो गया। फॉर किस कारण से? वेन ही टायर आउट विथ फन, बोला आनंद से, खुशी से। फन मैंने मजाक, खुशी, यहाँ फन में मजाक है, डोंट मेक, मजाक मतलब होता है ना फन। यहाँ पर यहाँ फन का मतलब हुआ मजाक नहीं, वो अपना खुशी, जो आनंद है, खेल है उसका, खुशी हमारे यहाँ से वहाँ, इस पेड़ से उस पेड़ पर जाना, गाना गाना, इसको आनंद है। अपने आनंद से थक जाता है, बोल रहे हैं। वेन टायर्ड, टायर्ड में थक जाना, आउट विथ फन, अपने फन से ही थक जाता है, हमारे खुशी का ही थक जाता है, सबका थकान होता है। अभी स्वर्ग में जितने लोग रहते हैं ना, बोलता है कि स्वर्ग से अवतार लिए हैं, ये देवता है, देवता स्वर्ग से आया है। तो स्वर्ग से आने का जरूरत है, खुशी है, आदमी खुशी से भी थक जाता है कभी कभी, ठीक है। कहा जाता है धरती पर दोनों व्यवस्था है। धरती ऐसा है जहाँ सुख दुख दोनों है, नर्क में खाली दुख, स्वर्ग में खाली सुख, और दोनों जो मिलता है वो है धरती। इसलिए यहाँ के लोग उगताते नहीं है, उगताते उन्हें मन नहीं भरता है। दुख होते होते सुख आ जाए, फिर सुख होते दुख आ जाए, दोनों से मन नहीं भरता, अच्छा लगता है। फिर बेचारे पछताते हैं कि लाइफ चला गया, और जीत लेते तो अच्छा रहता है। पर स्वर्ग वाले सोच रहे हैं कब भागे नरक में, और नरक वाले सोच रहे होंगे कब भागे स्वर्ग में, दोनों नहीं है ना, विपरीत में आनंद है। आते हैं आगे। फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, जब थक जाता है बेचारा, किससे? अपनी खुशी से, डिलाइट से थक जाता है, तो क्या करेगा? आराम तो करेगा। ही रेस्ट, और कैसा रेस्ट? वो आराम करता है। अभी हमने कहा लक्सरी का मतलब कि सारा कुछ है पर चैन नहीं है। एक व्यापारी है, उसने अपना 50 साल लगा दिया इसी दौड़ में, कमाएंगे कमाएंगे कमाएंगे, 5 करोड़ तो बोला 10 करोड़, 10 करोड़ के 15 करोड़ करते हुए करोड़ में पहुंच गया। हम तो 10,000 भी नहीं देखा हूँ एक साथ, पर ऐसा पहुंच गया। अब ये कमाने से जो हुआ बेचारा का, अच्छा बात है, नहीं बोल रहा हूँ, पर ये आदत हो गया ना कमाने 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 का, न रात सोया न दिन जागा, बस कमाना कमाना कमाना। अब इस आदमी को क्या होगा, जब सोएगा तो सो नहीं पाएगा, आदत बिगड़ गया है। तो रेस्ट भी लेगा तो रेस्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा? तो सबसे अच्छा दवा लेगा, नींद का दवा, जैसे बड़े बड़े लोग लेते हैं, ठीक है, नींद का दवा, शराब, ये सब का सहारा लेगा, क्यों? बेचैन रहेगा बेचारा, क्या करेगा? तो रेस्ट करता है, लेकिन ये रेस्ट करता है, यहाँ ही बोला गया किसको? ग्रास ओवर को। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को ईट बोलते हैं, चींटी, कौवा, जो छोटा छोटा चीज़ होता है क्या बोलते हैं? फिर पोजिशन के लिए ईट का प्रयोग करते हैं, ही से नहीं करते हैं। पर लेखक ने यहाँ पर ही किया है, जॉन कीट्स ने क्या किया है? ही का मतलब पुरुष के रूप में प्रयोग कर रहे हैं इनको, इसको हीरो के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम लोग ही का प्रयोग कर रहे थे। ही रेस्ट, वो आराम करता है। कहाँ पता नहीं, पर कैसे? एट ईज, ईज मैंने आराम से, इजी से, इजी वर्ड आता है ना, सहज है, तो आराम से आराम करता है। क्यों? क्योंकि जो काम करना था वो किया, खूब मज़े से किया, अपने मज़े में थक कर किया, और फिर आराम कर रहा है, चैन का सो। इसको बोलते हैं चैन से आराम। जैसे रात भर हम लोग पिताजी वगैरह, आप लोग देखो दिन भर काम करते हैं, आप लोग खूब खेलते हो, रात को बिस्तर पड़ते हो तो पता चलता है क्या? तो इसको बोलते हैं आराम से आराम करना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, तो बिना टेंशन का आराम करता है। ही रेस्ट एट ईज, आराम से। कहाँ? बीनीथ का मतलब होता है ठीक नीचे, प्रीपोजिशन है, ठीक नीचे। अंडर माने भी नीचे होता है, बीनीथ माने भी नीचे होता है। अंडर माने नीचे, जैसे पेड़ के नीचे आदमी तना से सट कर बैठा है एक आदमी, या फिर आप अपना ले लो, तना से सट कर ठीक पेड़ के नीचे बैठे हो, और कोई फुटबॉल कोई बच्चा खेल रहा है पेड़ के नीचे, तो अंडर द ट्री है वो, पर आप ठीक अंडर द ट्री हो। ठीक है, इसको जैसे आप पंखा के नीचे ठीक पहले पंखा आपको माथा पर है तो आप बीनीथ हो, बाकी बच्चे अंडर है। हो गया? तो बीनीथ ठीक नीचे, किसके ठीक नीचे? सम प्लीजेंट वीट, कुछ सुखद घास। ये घास को तो हम ग्रास बोलते हैं, पर यहाँ वीट बोला गया। अब गाँव वगैरह में देखिएगा लम्बा लम्बा घास होता है, लम्बा लम्बा घास, पानी उनी के किनारे में होता है लगभग लम्बा लम्बा घास, तो लम्बे लम्बे घासों में, ठीक है, सुखद, उसके लिए सुखद है वो, इसलिए बोला सुखद लम्बे लम्बे घासों में। हम लोग हिंदी तो बोलना नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, पर आपको इंग्लिश ही बोलना है। ठीक है, भले हिंदी कुछ भी हो, पर समझ में आ गया, आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे। ये रेस्ट, वो रेस्ट करता है। कहाँ? कैसे? एट ईज, आराम से। कहाँ? बीनीथ सम प्लीजेंट वीट। हो गया? ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट। समझ में आ गया? कब आराम करता है? जब थक जाता है। He has never done with his delights, or when he tired out with fun, he rests at ease with beneath some pleasant weed. याद हो जाएगा? ट्राई करेंगे। कितना वाक्य हो किया? कितना लाइन हो गया? 8 हो गया? 8। यहाँ ड्रामा शेष किसका? यहाँ पर कैरेक्टर, प्ले, ड्रामा जो करना था उनका हो गया। और पहला 2 लाइन के लगभग 2-3 लाइन किसका था? आपका स्टार्टिंग कर रहे थे, और उसमें एक चिड़िया आया था, when all the birds are fed with the hot sun and hide in cooling trees, ये था ना। उसके बाद ही लाइन में है our voice will run। तो वहाँ चिड़िया हुआ, उसका चिड़िया थक कर आराम, उसका इस धरती के संगीत को कौन लीड कर रहा था? ग्रास ऊपर। इसका लीड शेष हमने अभी इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब कौन आएगा? क्रिकेट। क्रिकेट खेला होता है ना, क्रिकेट में क्रिकेट खेला होता है, क्रिकेट में झिंगुर भी होता है। ठीक है, अब क्रिकेट आएगा, लेकिन पहला वाक्य लेखा क्या बोल रहे हैं? कवि, कवि बोलेंगे हैं कविता लिखने वाले को। पोएट्री ऑफ अर्थ, फिर वही बोले धरती की संगीत इज सीजिंग नेबर। आपको आप बोल तर्क फिर दे रहे हैं, चिड़िया के बाद तर्क दिए, अब फिर बोले हैं आप क्या तर्क दे रहे हैं? समझ लो कि ऐसे बोल रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है टिड्डा खाना बंद कर दिया था, संगीत बंद हो गया? बोले नहीं, सीजिंग नेवर, सीज मैंने खत्म होना, कभी खत्म नहीं होगा, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हो गया? धरती कविता खत्म नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है भाई? आगे देखते अब कौन आ रहा है। ठीक है, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, नहीं खत्म हुआ है। अब देखो तब क्या हो रहा है। अभी कौन सा मौसम गया बताइए आप? पहला था बसंत ऋतु, गर्मी आया, गर्मी के लगभग जाते जाते अब क्या आना चाहिए? बरसात। अच्छा, बरसात का एक चीज़ बोलते हैं ना कि बरसात में जाड़ा भी लगता है ना? जाड़ा तो लगता है, तो जाड़ा का तो कोई ठीक नहीं है, कभी पानी पड़े, मौसम पड़े जाड़ा। गर्मी में भी अगर लगातार पानी पड़ना चालू हो जाएगा 3-4 दिन तक, कब कभी हो जाता है। हमको नहीं, ऐसा बूढ़ों को पता चलता है, बच्चों को पता चलता है, बूढ़े बच्चे बेचारे उड़ने लगते हैं। समझ आ गया? तो जाड़ा क्या है? जब भी गर्मी जब है, जब बरसात तभी जाड़ा।
तो जाड़ा ऋतु के बारे में यहाँ पर ना बचकर जाड़ा को लिए हुए किसका प्रयोग कर रहे हैं, जाड़ा में आए हुए हैं। बस उधर ऐसे कर दीजिए, तो क्या आ जा रहा है यहाँ पर, जाड़ा बोल रहे हैं। अब बरसात बोलना चाहिए, बरसात हम लोग के हिसाब से आता है, पर यह बरसात का यहाँ मतलब ही हो गया जाड़ा। और इससे एक चीज़ और पता चल रहा है, जो लेखक कहाँ के हैं, लेखक का जन्म कहाँ हुआ है। कहीं लेखक जब भी कविता लिख रहे हैं तो अपने देश के हिसाब से लिखेंगे, कोई कोई लेखक तो अपने क्षेत्र के हिसाब से लिखते हैं, किस जगह पर रह रहे हैं। तो लेखक अपने जीवन के हिसाब से लिखते हैं, जहाँ पर जन्मा है, वहाँ का जैसा वातावरण है, आसपास जो देखते हैं वो लिखते हैं। तो लेखक का जहाँ पर रह रहे होंगे, कोई भी देश हो, आप जांच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं प्रश्न में छोड़ रहा हूँ इसको, ताकि आपके अंदर जब कोई प्रश्न रहता है ना, जानने का इच्छा, तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो किस देश के हैं, ताकि ये जो लेखक है ना, एक युगांतरकारी लेखक हैं। जॉन कीट्स बहुत ही कम उम्र में मर गए, और ऐसे यंग लीडर, इतना यंग पोएट, जो युग, इनका नाम से युग है। हालांकि युग नहीं भी होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद, उसी के बाद इनका उन्हीं के साथ चल रहा है। बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं अंग्रेजी साहित्य का। ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये उनके यहाँ पर जाड़ा मतलब ठंडा, मतलब जाड़ा ठंडा है क्यों हुआ, बरसात मतलब जाड़ा का बाद, ठंडा का बाद। तो इसे वो सीधा बात कर रहे हैं वो जाड़ा का। और क्या बोल रहे हैं, ऑन ए लॉन, नॉन में निर्जन, जब कोई नहीं रहता है, एलॉन, ऑन ए लॉन। तो ऑन ए लॉन का हम लोग जोर का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं, लॉन का भी प्रयोग करते हैं, एलॉन का भी प्रयोग करते हैं, अकेला के लिए। ही इज एलॉन, वो अकेला है। ठीक है, ही इज लॉन, वो अकेला है। तो ए लॉन विंटर विंग, यहाँ पर ए लॉन, लॉन का ही अकेला हुआ है, अकेला विंटर, जाड़े का इवनिंग, शाम, जाड़े का एक शाम हो गया। जाड़े के एक शाम क्या होता है, जाड़े के शाम में ऑन द प्रीपोजिशन जोड़ रहे हैं। ठीक है, जाड़े के शाम में क्या होता है, आगे बता रहे हैं, व्हेन द फ्रॉस्ट, व्हेन माने जब, ये फ्रॉस्ट क्या है, ऊपर से क्या गिरता है, आसमान से पानी, कभी कभी उल्का पिंड भी गिरता है, और क्या गिरता है, थोड़ा सा कश्मीर में चले जाओ, बर्फ़ गिरता है, तो उसी को बोला गया फ्रॉस्ट, तुषार बोलते हैं। ठीक है, बर्फ़ ही बोलते चलती भाषा में, तुषार। व्हेन द फ्रॉस्ट, जब तुषार, हैज़ रोट, या चाहिए रोट का मतलब यहाँ पर ना, कभी किस साल के लेखक, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आज के लेखक हैं कि कितना साल पुराना लेखक है, जितना साल पुराना होंगे पुराना भाषा का प्रयोग करेंगे, मतलब पुराना शब्द का वो प्रयोग करेंगे। भाषा क्या है ना, भाषा का शब्द बदलता रहता है। जैसे अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा शब्द नया आ जाएगा और नया बदल जाएगा पुराना आने वाले सालों में। तो ये रोड पुराना शब्द है जो बदल कर मेड हो गया है। मेक मने बनाना, उसी का अर्थ में अब रोड का प्रयोग नहीं होता है, मेक मेड मेड। ठीक है, इसका शब्दार्थ में दिया होगा, नीचे देखिए रोड शब्दार्थ दिया हुआ किताब में, हाँ वहाँ मेड दिया हुआ है। अब जब शब्दार्थ देख ही रहे तो वहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक मीडो करके है, मीडो है, स्पेलिंग क्या है उसका, एम-ई, मीडो का M-E है ना, M-A कर लो, M-E-A कर लो, ये छूट गया है। मीड का M-E-D है ना, M-E-A-D है, अब मेडो का M-E-D-O-W लिखा है, ए लिख दो, M-E-A-D-O-W, सही कर लो उसको, तो हो गया, मीडो हो गया उसका भी, मतलब मीड से मीडो, मीडो का शॉर्ट फॉर्म मीड। कभी लोग कविता में छोटा रूप प्रयोग करते हैं। अच्छा आगे आते हैं, ही रोस्ट ए साइलेंस, हैज रोड ए साइलेंस, मैंने पूरा काम हो गया। हैज का प्रयोग करते हैं ना हम, पूरा काम खत्म कर देते हैं इसके लिए। जैसे कि अभी भी गया है तो हैज़ गॉन, खा लिया है, हैज़ ईटेन, आ गया है, हैज़ कम, थर्ड फॉर्म, समझ गया, चला गया है, हैज़ गॉन, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म, हैज़ साइलेंस,
तो साइलेंस कर दिया, हैज़ रोड साइलेंस, शांत बना दिया है। शांत में कोई आवाज़ नहीं, अब आवाज़ से कोई निकलेगा तब तो तुषार के समय जब पाला पड़ता है, ठंडा में कोई क्या निकलेगा, ज़रूरत क्या, कोई एकाग निकले, पर शाम के समय आप किसका ज़रूरत है, सब सुबह ही जुटा लेता है। ठीक है, लॉकडाउन है, जब सुबह सब व्यवस्था कर लेते हैं सब, तो क्या है, साइलेंस हो जाता है, मैंने रास्ता पर कोई नहीं निकल पाता है। तुषार रीता सब घर में क्या करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, जो भी करेंगे ओढ़ कर करेंगे, चद्दर उद्दर या फिर आग। उनके यहाँ पर ना घर में आग जला रहता था, देखना वो लोग, हाँ उन लोग घर में आग जलता है। अभी तो आग की जगह हीटर हो गया होगा, तो तापते हैं, गर्मी करके रखता है घर को। हमारे यहाँ तो पूरब में गर्मी बहुत सारा है हम लोग, तो उन लोगों का पहनावा भी अलग होता है, पश्चिमी देशों का, कोट बूट सूट दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं, ठंडा से बचने के लिए पहनते हैं। हमारे यहाँ तो दिखाने के लिए पहनते हैं। ठीक है, तो हैज़ रोट इज साइलेंस, क्या हो जाता है, साइलेंस कर देता है। कौन, फ्रॉस्ट, तुषार। या फ्रॉस्ट हैज़ रोट इज साइलेंस मतलब जब तुषार शांत कर देता है। कब करता है, विंटर इवनिंग को, जाड़े के शाम को सब कुछ शांत कर देता था, लगता है कि जैसे आवाज़ बंद हो गया, कोई गाने वाला ही नहीं है। नहीं बोल रहे तब गाने वाला रहता है, बोल रहे हैं कैसे, देखिए, फ्रॉम द स्टॉप देख रहे हैं, वो जो चूल्हा है, अब यहाँ पर कौन सा चूल्हा, यहाँ पर कौन सा चूल्हा है, उजाला योजना से कौन चला, सबको घर में क्या आ गया है, उजाला योजना, घर घर क्या आ गया है, गैस सिलेंडर। तो वहाँ का इस चूल्हा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पुराना चूल्हा का बात कर रहे होंगे, जब पहले ज़माना में लकड़ी उकड़ी से बनाया जाता होगा। कहीं झिंगुर अभी कहाँ से आएगा, घर में रहता है क्या झिंगुर, ये तो सब अच्छा आलीशान घर है। या भी जो भी हो, किचन को तो हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है, पानी भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रॉम द स्टॉप, तो स्टॉप के आसपास से, देयर श्रील्स, चित्कार आता है, श्रील्स में आवाज़ आना, ये श्रील्स किसका है, झन 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 है ना, झिंगुर का आवाज़ आता है। गांव का चूल्हा समझ लीजिए, गांव में चूल्हा देखते हैं, वो लकड़ी झोंक कर बनाते हैं, अभी तो वहाँ भी हो गया गैस सिलेंडर, उसको ही समझ लीजिए, पहला का है। ठीक है, तो स्टॉप के आसपास से किसका आवाज़ आता है, अभी बोला नहीं है पर आवाज़ आता है, बोला है ना, श्रील्स, आवाज़ आता है। कब आता है, विंटर इवनिंग को, जब तुषार सबको रास्ता निर्जन कर देता है, तो चूल्हा के आसपास से आवाज़ आता है, किसका आता है, आगे बढ़ते हैं। कितना लाइन हुआ, 8 लाइन के बाद ये 3 लाइन हो गया, अभी 3 लाइन बचा है, चलिए 3 लाइन बताएं। द क्रिकेट सॉन्ग, झिंगुर का आवाज़, झिंगुर देख लीजिएगा, अभी तो मोबाइल हो रहा है सबके पास। ठीक है, क्रिकेट्स करिएगा तो क्रिकेट दिखाएगा, तो लिख दीजिएगा क्रिकेट, इंसेक्ट कर दीजिएगा, दिखा। क्रिकेट सॉन्ग, किसका आवाज़ है वो, क्रिकेट का आवाज़, या संगीत बोलेंगे, सॉन्ग। इन वार्म, अब क्या करता क्या है, इन वार्म, अच्छा क्रिकेट में, क्रिकेट इंसेक्ट है, कीड़ा है, और क्रिकेट खेल भी होता है। ठीक है, इन वार्म इंक्रीजिंग एवर, इन वार्मथ, गर्मी में, इंक्रीजिंग एवर, अब यहाँ से जो अर्थ हो रहा ना, वार्मथ इंक्रीजिंग, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर को बोलेंगे वार्मथ इंक्रीजिंग, में गर्मी को बढ़ा रहा है। कैसा लग कर रहा है, गर्मी को बढ़ा रहा है, जैसे कि ठंडा है ना, गर्मी का एहसास करा रहा है। किसका एहसास करा रहा है, कौन, क्रिकेट का सॉन्ग, आवाज़। कभी कभी क्या होता है ना, हमको डर लगता है, जब ठंडा में ठंडा लगता है, देखना अभी तो आप नहीं देखोगे, गर्मी का दिन है ना, तो गंगा जी के किनारे या फिर जो भी कहीं नहाते हैं लोग, तो बहुत कम भगवान का नाम लेते हैं। आप भी नहाते तो नहीं लेते हो, पर ठंडा में सबके मुँह से निकलता है, किसी गाना निकलता है, किसी का राम निकलता है, गंगा यमुना जमुना सब निकलने लगता है, ये डाला हो करके राम 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 निकलता है। तो वही अवस्था है यहाँ पर, क्या हो रहा है,
वार्म मतलब गर्मी का एहसास करा रहा है वो आवाज़। जैसे अंधेरे में कोई चलता है तो हनुमान चालीसा याद रहता है डर के मारे, या फिर सीटी बजाना लगता है, गुनगुनाना लगता है कि चारों तरफ शांत है ना, कैसा लगता है। तो यहाँ पर उस शांत माहौल में क्रिकेट झिंगुर का आवाज़ जब आता है, अब इसका अर्थ वर्थ जो भी समझना है, नहीं भी समझेंगे हिंदी, जो भी भाव समझ में आ रहा है आपको इंग्लिश ही याद रखना है, समझे। इंक्रीज वार्म गर्मी, हीट, वार्मथ इंक्रीजिंग बढ़ रहा है, ऐसा एहसास करता है किसका आवाज़, क्रिकेट का सॉन्ग। एंड सीम्स और ऐसा लगता है, सीम माने लगना, प्रतीत होना, और ऐसा लगता है टू वन मैंने किसी को, कोई को भी, कोई भी आदमी को, लड़की महिला किसी को भी कैसा लगता है, जानवर भी हो सकता है, कुत्ता वाला, किसी को भी, इन ड्राउसीनेस हाफ लॉस। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कुत्ता उत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, बोले वन वह जो आधा, ड्राउसीनेस मैंने बोलेंगे ऊँघना, आधा सोना, हाफ लॉस्ट आधा खो गया है। अब यहाँ पर ना ड्राउसीनेस को उसी अर्थ में लो जैसे है, इसके लिए ऊँघना वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ लॉस्ट आधा खोया हुआ है। अब जैसे देखो मान लो बहुत थक जाते हैं तो आधा सोते हैं, आधा जागते हैं पढ़ते समय, थकान में ऐसा लगता है ना आधा सो रहे जा रहे हैं अभी, या सुबह कभी उठ कर पढ़ो तो पता चलेगा शुरू में। तो उसी अवस्था में आधा सोए आधा जागे, हाफ लॉस्ट, आधा जाग रहे हैं आधा खोए हैं। ऐसा क्या लगता है उसको, जैसे कि ग्रास ऊपर टिड्डा, ग्रास ऊपर कहाँ है, यहाँ पर स्टॉपियस का मतलब हम समझेंगे, ग्रास ऊपर का गाना भी बोल सकते हो, ठीक है, ग्रास ऊपर का सॉन्ग। ऐसे स्टॉपियस मतलब शॉर्ट में ईज होता है, जैसे ग्रास ऊपर है, ठीक है, पर यहाँ पर हम बोलेंगे ग्रास ऊपर है ना करके ग्रास ऊपर गाना अच्छा रहेगा। अब जो भी समझो अर्थ एक ही निकलेगा। एमोंग सम ग्रासी हिल्स, एमोंग मतलब के बीच में, जब दो आदमियों के बीच में होता है तो बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन दो के बीच में, जब दो से ज़्यादा के बीच में होता है तो एमोंग। पुराना इसका लैंग्वेज है एमोंगस्ट, पहले ज़माने में एमोंगस्ट ST भी लगता था, वो हट कर हो गया एमोंग। अभी भी पुराना किताब कभी पढ़ेंगे तो एमोंगस्ट लिखता है, शेक्सपियर वाला किताब। तो एमोंग, एमोंग माने बहुत के बीच में। सम ग्रासी हिल्स, कुछ पहाड़ियों की, छोटे छोटे पहाड़ी है, कुछ पहाड़ियों के बीच में जैसे कि कोई ग्रास ऊपर हो, ऐसा एहसास होता है। और इसका प्रयोग कर रहे हैं तो, और इसका प्रयोग नहीं देख रहे हैं तो बोलेंगे छोटे छोटे पहाड़ियों में जैसे ग्रास ऊपर का गीत हो, ऐसा एहसास होता है। किसको, जो आधा सोया आधा जागा, मतलब कि ऊँघ रहा है। कहाँ ऊँघ रहा है, स्टोव के पास, गर्मी का, ठीक है, स्टोव के पास गर्म का लिए बैठा हुआ है, वहाँ पर आधा सोया आधा जागा सा एहसास कर रहा है, ठंडा में। उसको ऐसा लगता है जैसे कि क्रिकेट का आवाज़ नहीं है, किसका आवाज़ है, ग्रास ऊपर का आवाज़ है। तो समझ में आ गया। मीट का मीट हो तो ठीक कर ही लिए हम लोग। स्टोव का बता रहे हैं डिवाइस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, ये बोले कि गर्मी और पकाने के लिए एक यंत्र, यानी कि स्टोव। अब ये चूल्हा बोले, ये अपना स्टोव, हम लोग पहले जमाने स्टोव बोलते थे, वही स्टोव बोला, जो भी है। तो मैं इसको तो समझ रहा हूँ गांव जैसा ही होगा, कहीं आस पास से झिंगुर का आवाज़, अभी कहाँ घर के अंदर आएगा। रोड का पुराना इंग्लिश से मेड हो जाएगा। तो ये जो समझे हम, उसका हिंदी किसी को सुनाना नहीं है ना, हिंदी आपको अपने को समझना है। आप समझ गए जैसे भी उदाहरण के साथ। अब आपको करना क्या, पहला काम पूरा रटना है, 100 वर्ड पूरा रट लीजिए, ऊपर से लेंगे हिल्स तक। शुरुआत कैसा है, द म्यूजिक द पार्टी ऑफ अर्थ से लेकर ग्रासी हिल्स तक गिन कर देखिए, 100 वर्ड के लगभग होगा। और उसके बाद इसको क्या करना है, रट लीजिएगा। कोशिश करिए, 7 दिन में हो ही जाएगा। आज करिए, कल करिए, परसों करिए, तरसों करिए, जब तक नहीं हो तब तक हारिए मत, लगा रहिए। हो गया, आप ज़रूर हो जाएगा। जैसे ही हो जाएगा वो आप कोई भी बड़ा प्रश्न, आप जैसे 15 को 4 प्रश्न देखेंगे, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो उसको लिखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही सारा शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह इस पार्ट का भी क्वेश्चन आप तक जो आया है 15 से, उसको भी सॉल्व करेंगे। तब आपको अपने से करोगे तो अच्छा लगेगा। इसके लिए थोड़ा बहुत टेंस जानेंगे,
टेंस क्या है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, 4 रूप है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग सब जान जाएंगे कैसा प्रयोग करना है। इसमें तो ज़्यादा आपका पास्ट टेंस का प्रयोग होगा नहीं, गो का ही प्रयोग होगा, ठीक है। गो, विल गो। यहाँ विल गो का झंझट नहीं है, कविता ही लिख लेना है। कविता को पढ़ लीजिए या फिर इसी को सजा कर लिख देंगे, लिखना में देखेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम होमवर्क क्या है, रटना। रटना कब तक, जब तक याद ना हो जाए। रखते रहिए, नहीं तो छोटा छोटा करके लिख कर इसको जेब में डाल लीजिए। जब भी मौका मिले काम धंधा करके तो देख लीजिए करिए, फिर डाल लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए करिए। देखने देखते दिमाग ठीक याद कर लेगा। जब दिमाग को पता चल गया कि बिना इसके याद के कोई रास्ता नहीं है, चारा नहीं है, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन आंसर कराने वाला नहीं हूँ, इसके ऊपर मैं कुछ ही पढ़ाऊँगा नहीं आपको, कोई अर्थ पता नहीं बताने वाला। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक मैं इसके बारे में कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ। तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब याद कर लीजिए, फिर इसके ऊपर करेंगे। अब अगला दिन नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। इतना ही।